तो ये हमारे सामने नजर आएगा। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते, लेकिन हिंदुस्तान को निर्माण की कभी बात नहीं करते। आपने कहा था जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने कहा था कि एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करना होगा। कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है, इस देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय पहुंचना चाहूंगा केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो 2014 के पहले की जो परिसंपत्तियां है, चाहे वो रेलवे की बात करो, एयरपोर्ट की बात करो, सड़कों की बात करो या बड़ी बड़े नहरों की बात करो, ये सारी चीजें जो संपत्तियां कांग्रेस ने बनाई है, जो 1947 में देश आजाद हुआ था, इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, लेकिन 70 साल में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। सारी चीजें जो संपत्तियां कांग्रेस ने बनाई है, केवल उन परिसंपत्तियों को उनको बेचने का काम किया है। जो बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, चाहे बड़े बड़े नहरों की बात हो, बड़े बड़े डैमों की बात हो, बड़ी बड़ी सड़कों की बात हो, रेलवे का विस्तार करने की बात हो, नौजवान को रोजगार देने की बात करो, ये सारे काम कांग्रेस ने किए थे। और जो कांग्रेस ने चालू किए, आज 8 साल के अंदर भी आप उन कामों के फीते काटने का काम कर रहे हो, लेकिन आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लोगों को पेंशन मिलती है, और अभी कोरोना काल में जो हमारे परिजनों की किसी की मौत हो गई है, तो वो राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिसने कहा था कि कोरोना काल के अंदर किसी की मौत हुई है तो उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी, उसकी पत्नी को 1500 रुपए पेंशन राजस्थान सरकार देगी, उसको सारी योजनाओं का लाभ देगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, भारत सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाने का काम किया है, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ देने का काम नहीं किया गया। और जब बजट पढ़ा जाता है तो टीवी पर डिबेट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं, और वो डिबेट में वो जो बजट की घोषणाएं होते हैं उसको इस प्रकार से मुंगेरी लाल के सपने के रूप में दिखाए जाते हैं कि जैसे ये सारा बजट हमारे लिए, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद फिर नई बात दूसरी बार मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो बिजली की व्यवस्था है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जानते हैं कि किसान खेती करता है, और जब वो रात में खेत में जाता है, कड़कड़ाती सर्दी पड़ती है, वो पाणत करते हुए कभी उसको बिच्छू काटता है, कभी उसको सांप काटता है, कभी तेज सर्दी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सपना देखा कि मैं मेरे कार्यकाल में किसान को दिन में बिजली देने का काम करूंगा, और वो काम करके राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने दिखाया। आने वाले समय में राजस्थान के किसान को रात में बिजली लेने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान बहुत मेहनत करता है और उसको बिजली सस्ती मिले, उसके लिए उसको हर महीने 1000 रुपये अनुदान देकर हर साल 1 साल में 12000 रुपये उसको अनुदान देने का काम किया है। यह है राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री। माननीय सभापति महोदय, पेयजल की बात करो, क्योंकि पेयजल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हम हाड़ौती से आते हैं और हमारे जिले में 618 किलोमीटर की नदियां बहकर निकलती है, चाहे परवण हो, पार्वती हो, काली सिंधु हो, अंधेरी हो, लासू, इस प्रकार से। बरसात के समय में हमारे जिले में चारों तरफ पहाड़ होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से 5 बार सांसद रही है, हम उनका बेटा 5 बार सांसद है और दूसरी बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि 618 किलोमीटर की नदियां बहती है, इन पर एनीकट बनाया जाए, इन पर वृहद पेयजल योजना बनाई जाए, कभी नहीं देखा। लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को जब हमने हमारी पीड़ा बताई कि हम हाड़ौती के उस जिले से आते हैं जहां से 618 किलोमीटर की नदियां बहती है, आप यहाँ पर एनीकट बनाइए, यहाँ पर बड़ी परियोजना बनाइए। आपने 750 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए की परवन वृहद परियोजना सैंक्शन करके आज उसका काम चल रहा है, और उससे झालावाड़ जिला और कोटा और 12 जिले के लगभग 800 गांवों को उससे पेयजल मिले, 1800 गांवों को पेयजल मिलेगा, और 800 गांवों के लोगों को उससे सिंचाई के लिए पेयजल पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई का पानी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारी चंबल नदी पर, हमारी काली सिंध नदी पर, हमारी पार्वती नदी पर बड़े बड़े एनीकटों का काम चल रहा है। और मैं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो जल जीवन मिशन योजना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट योजना है।
इससे गांव में निवास करने वाले गरीब व्यक्ति का भला हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में फ्लूराइड पानी की बहुत ज्यादा अधिकता हो चुकी है। लोगों को बीमारियां हो रही है, इसलिए उनको उन बीमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना का काम जल्दी जल्दी पूरा किया जा सके, ताकि गांव में निवास करने वाला गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो या मजदूर व्यक्ति को उसको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा सके। क्योंकि अभी तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बहुत धीमी है। इसलिए मेरा समय प्लीज कंक्लूड करिए। इसलिए मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वो इस योजना को व्यक्तिगत रूप से देखे, इसकी मॉनिटरिंग करे और हमारे कार्यकाल में इस योजना को पूरा करवाने का प्रयास करे। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास इतना भंडार है करने के लिए, क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में ऐसा कोई काम विधायकों का नहीं छोड़ा है जो विधायकों को खते और शर्माती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से उसको पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन बोलने में उनकी क्षमता नहीं है। जबकि राजस्थान की विधानसभा में लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब यहाँ पर बोलते हैं, वो केवल कांग्रेस के विधायकों के लिए नहीं करते, पूरे राजस्थान की विधानसभा के 200 सदस्यों के लिए करते, चाहे वो सड़क की बात हो, हेडपंपों की बात हो, मोटर की बात हो। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय खाद्य सुरक्षा मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा। जो खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका पोर्टल पिछले 3 साल से बंद है, उसमें गांव में निवास करने वाले व्यक्ति जो बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई खेत में मजदूरी का काम करता है, आज भी उन व्यक्तियों के उसमें नाम नहीं है। मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है, इस पोर्टल को जैसे तैसे खुलवाकर जो पात्र लोग अभी छूटे हुए हैं उन पात्र लोगों को उसमें नाम जोड़ा जाए। क्योंकि जो सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की गई है, उसमें पात्रता लगाई गई है कि वो गरीब व्यक्ति उसमें शामिल, वही व्यक्ति उसमें शामिल किए जाएंगे जो उसमें जिसको गेहूं मिलता है, जिसको पेंशन मिलती है, जो उस श्रेणी में आता है। लेकिन वो बेचारा जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है या झाड़ू लगाता है या गड्ढे खोदता है, आज भी कई हजारों लोग पूरे राजस्थान में से जो उस खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित है। साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने स्कूटी योजना जो विकलांगों के लिए लागू की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो टारगेट आपने दिया है वो बहुत कम है, विकलांग लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बेचारे कई 80%, कोई 70%, कोई 80% है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो समाज कल्याण का जो बजट है उसमें से ज्यादा पैसा उन विकलांगों को स्कूटी देने में दिया जाए, ताकि वो आपका गुणगान कर सके। और आने वाले 2023 में अगर कोई आपका जो सबसे ज्यादा कोई प्रचार करेगा तो वो विकलांग व्यक्ति करेगा, क्योंकि वो बेचारा पैरों की चल नहीं पाता है, हाथों से खा नहीं पाता है, वो बेचारा दूसरे के सहारे रहता है, वो एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता, वो घर से अस्पताल नहीं जा सकता। अगर आप उसको चलने का सहारा देंगे तो उसकी दुआएं आपको काम आएगी। 2023 में लगातार आप चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरी विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब भी कोई नई योजना लाने का काम किया, उसको पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखने का काम किया। उसी की नकल करने के लिए अन्य स्टेटों के लोग यहां पर आकर उसमें शोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बात गरीब की नहीं है, बात मजदूर की नहीं है, बात नौजवान के रोजगार की नहीं है, बात लखपति आदमी की नहीं है या व्यापारी की बात नहीं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के बारे में अगर कोई सोचता है तो राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होता है। उसने कोरोना महामारी के दौरान जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने सोचा मजदूरी बंद हो चुकी है, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है, और उनके खाते में उन्होंने 5,500 रुपए कोरोना काल के दौरान उसके खाते में डालकर उसका चूल्हा जलाने का काम किया। सदस्य बोलने वाले बहुत हैं, प्लीज कंक्लूड करिए। माननीय सभापति महोदय, बोलने वाले आज सत्ता पक्ष के हैं, तो बहुत कम, हमारा नंबर तो बहुत कम आता है। ऐसे भी बोलिए, प्लीज बोलिए। माननीय सभापति महोदय, चाहे पंचायतों का पुनर्गठन करने की बात हो, नई पंचायत समिति बनाने की बात हो या नई नगर पालिकाएं बनाने का काम हो, ये कोई काम किया है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज जिन शहरों की पॉपुलेशन 30 हजार थी, 40 हजार थी, वहां पर 3 4 ग्राम पंचायत हुआ करती थी, आज वहां पर नगर पालिका बनाकर वहां का डेवलपमेंट का काम कोई करने का सपना देखा है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने देखा है। इसलिए आती में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपने अभी राजस्थान में 17 नगर पालिकाएं बनाई है,
मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी की बात हो या अन्य स्टाफ की बात हो। इसलिए आप इस बजट घोषणा में उन नगर पालिकाओं में नए बजट का प्रावधान करें, नए पदों का वहाँ पर ये करें, व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे 12 जिले के कुछ चीज़ें हैं जो सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहूँगा। मेरा 12 जिला मुख्यालय से मैं आता हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी भी पूरे राजस्थान की नगर परिषदों में और नगर निगमों में टाउन हॉल है या ऑडिटोरियम बने हैं, लेकिन मेरे 12 जिला मुख्यालय में नगर परिषद होने के बाद भी, जिला मुख्यालय होने के बाद भी, वहाँ के लगभग 2.25 लाख की पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ पर ऐसा कोई ऑडिटोरियम या टाउन हॉल नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बजट की घोषणा में वहाँ पर एक ऑडिटोरियम की घोषणा की जाए। साथ ही हमारा जो जिला है जहाँ पर बिजली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चाहे वो अडानी की बात करो, मोतीपुरा तापे बिजली के घर की बात करो, NTPC अंता की बात करो, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है हाड़ौती में तो 12 जिले में होता है। लेकिन वहाँ से जो लाइनें निकलती है उससे कई खतरा होने की संभावना होती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जो लाइनें किसानों के खेतों से, मकानों से के पास से निकलती है उसकी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, कभी जो तार टूटने से दुर्घटनाएं होती है वो किसी जनहानि नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में एक और विधानसभा है किशनगंज शाहबाद, जहाँ पर लगभग 70% आदिवासी लोग रहते हैं और वो राजस्थान में केवल 12 जिले में रहते हैं। उनकी जो जीवनचर्या है वो केवल खेती पर और वन पे निर्भर करती है। वहाँ पर विकास की इतनी अपार संभावना है साहब कि वहाँ पर जो भी सरकार के द्वारा सड़कें घोषित की जाती है, चाहे वहाँ पर बिजली घर बनाया जाता है, 33 ग्रेड का पावर हाउस बनाया जाता है, स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन वहाँ का 80% इलाका वन विभाग के दौरान आता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्योंकि हमारे जिले में सबसे पूरे राजस्थान का 32% फॉरेस्ट आता है और जब हमारी जो बड़ी योजनाएं आती है तो उस फॉरेस्ट की क्लियरेंस के कारण हमारे जो काम सैंक्शन होते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकार की एक कार्य योजना तैयार की जाए जो गाँव को सड़क से जोड़ता हो, गाँव में बिजली जाती हो या गाँव में पेयजल की लाइन हो, वो सारे काम उस योजना के तहत क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं सभापति महोदय आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद और राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री हाकिम जी। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में जो इस बार सरकार बनी है, इस सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जो राजस्थान में पहली बार संपादित किए गए हैं। सरकार के